नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। यह हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती आरक्षक संवर्ग के लिए करंट अफेयर्स की क्लास है। एक करंट अफेयर्स कल डल चुका है, आज ये दूसरा है। इसमें 40 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के और इंडिया के मिक्स क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि ये एग्जाम में आए। तो करंट अफेयर्स ऐसा है कि जितना पढ़ो उतना कम है, तब भी हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक क्वेश्चन हम करा दें ताकि आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछे जाए। चलिए बिना समय गवाए आज के इस कार्रवाई को चालू करते हैं। श्रीमती शारदा सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत फेमस गायिका है ये, भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा बोलते हैं। ठीक है, किससे? पद्म विभूषण। किससे? पद्म विभूषण। ये पूछा जा चुका है एक बार। श्रीमती शारदा सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण। किससे? पद्म विभूषण से, है ना। छठ पूजा, इनके गाने के बगैर छठ पूजा कभी भी संपन्न नहीं होती। छठ पूजा में इन्हीं के गाने चलते हैं, आपने सुने होंगे। ठीक है, चलिए। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया, जिन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन? कुमुदनी रजनीकांत लखिया, ये भी पद्म विभूषण से सम्मानित है इस साल। और ये कौन से क्षेत्र से है? कथक नृत्यांगना थी इनकी मृत्यु हो चुकी है जहां तक। ठीक है, कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी ये। कौन? श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री जगदीश सिंह खेहर को किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कौन? जगदीश सिंह खेहर। ये भी पद्म विभूषण से सम्मानित है। किससे? पद्म विभूषण से। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस साल कितना पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है। और पद्म भूषण आपका मिला है 19 लोग को। और पद्मश्री कितने लोगों को मिला है? 113 लोगों को। तो ये पद्म विभूषण 7 लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, आपके उसके बाद कुमुदनी रजनीकांत लखिया और शारदा सिन्हा, ये सब पद्म विभूषण से सम्मानित है। हमारे नागरिक जो सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण और पद्म भूषण के बाद पद्मश्री। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण पढ़ लिए। पद्म भूषण 19 लोगों को मिला है। 19 लोगों में जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो पद्म भूषण किनको किनको मिला है? PR श्रीजेश। किनको? PR श्रीजेश, बहुत फेमस व्यक्तित्व हैं। ठीक है, क्या है ये? हॉकी खिलाड़ी हैं। PR श्रीजेश क्या है? हॉकी खिलाड़ी। क्या करते हैं? गोलकीपर हैं, गोलकीपर। ठीक है, और क्या थे ये? भारतीय टीम के कप्तान थे। ठीक है, 2020 और 2024 ओलंपिक में पदक दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है PR श्रीजेश। ठीक है, इनको क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। हॉकी के खिलाड़ी हैं। पंकज उदास का नाम तो आप सुने ही हो, है ना। पंकज उदास क्या थे? गजल गायक थे हमारे यहाँ। इनको भी मिला है पद्म भूषण। उसके बाद सुशील कुमार मोदी, ये बिहार के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, मरणोपरांत मिला है। उसके बाद शेखर कपूर, ये डायरेक्टर और एक्टर हैं। ठीक है, तो ये चारों को क्या मिला है? पद्म भूषण। इससे पहले क्या पढ़े थे? पद्म विभूषण। ये क्या मिला है? पद्म भूषण। याद रखिएगा, PR श्रीजेश हॉकी गोलकीपर कप्तान, 2020-2024 ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका। पंकज उदास गायक, गजल गायक। सुशील कुमार मोदी बिहार के मुख्यमंत्री। शेखर कपूर, ठीक है, नेता, अभिनेता, डायरेक्टर। तो चारों को मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, इसी को पहले राजीव गांधी खेल रत्न कहा जाता था, अब इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अभी 29 अगस्त को हम क्या मनाए हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस में, है ना। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, है ना, मनाए हैं। ठीक, चलो। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पहले इनका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम था, नाम बदल गया है। किनको मिला है? तो भैया
डी गुकेश क्या खेलते हैं? शतरंज। शतरंज, और शतरंज के सबसे युवा विश्व चैंपियन है भारत के। भारत में 2 शतरंज के विश्व चैंपियन हुए, विश्वनाथन आनंद और डी गुकेश। ठीक है, उसके बाद हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह क्या खेलते हैं भैया? हरमनप्रीत सिंह आपके खेलते हैं हॉकी। हरमनप्रीत सिंह क्या खेलते हैं? हॉकी, है ना, हॉकी। और इनको सरपंच साहब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरपंच साहब। ठीक है, मनु भाकर, मनु भाकर, है ना, ओलंपिक गर्ल, ये क्या खेलती है? 10 मीटर एयर राइफल। एयर राइफल मतलब शूटर है ये। ठीक है, निशानेबाज। श्री प्रवीण कुमार, ये क्या है? पैरा एथलेटिक हैं, पैरा एथलेटिक। ठीक, कौन सा खेल खेलते हैं? ऊंची कूद, ऊंची कूद। ठीक है, तो आपके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार भारत में। डी गुकेश शतरंज के विश्व चैंपियन, है ना, किसको हराए थे? चीन के डी रिलेन को। और शतरंज की महिला विश्व चैंपियन कौन है? दिव्या देशमुख। उपविजेता कौन है? कोनेरू हम्पी। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं। मनु भाकर क्या खेलती है? एयर राइफल, निशानेबाज। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक है, ऊंची कूद खेलते हैं। चारों को क्या मिला है इस साल? जनवरी में मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, पूछ सकता है। विमल्डन, टेनिस में जो टेनिस अभी लेटेस्ट हुआ है वो तो पूछेगा ही। विमल्डन, विमंडल टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो विमेल्डन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025 के पुरुष एकल विजेता है आपके कौन? जैनिक सिनर। कौन से देश से हैं? इटली से। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद विमंडल टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025 की महिला एकल विजेता, महिला एकल विजेता कौन है? महिला एकल विजेता है आपकी, है ना, ईगा स्वियातेक। ईगा स्वियातेक, ये कहां से आती है? ये पोलैंड से आती है। ठीक है, पोलैंड। अब विमल्डन में पुरुष कौन जीता है? जैनिक सिनर। महिला कौन जीती है? ईगा स्वियातेक। ठीक है, विमल्डन में पुरुष जैनिक सिनर, महिला कौन जीती है? ईगा स्वियातेक। अब विमल्डन के बाद देख लेते हैं फ्रेंच ओपन, बहुत इंपॉर्टेंट टेनिस ग्रैंड स्लैम। फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन कौन जीते हैं? फ्रेंच ओपन जीते हैं कार्लोस अल्कराज। कौन जीते हैं? कार्लोस अल्कराज जीते हैं। ठीक है, कौन से? पुरुष एकल, हमेशा पुरुष एकल और महिला एकल ही पूछता है। कार्लोस अल्कराज कहां के हैं? स्पेन के। कहां के? स्पेन के। उसके बाद महिला एकल कौन जीती है? फ्रेंच ओपन की महिला एकल कौन जीती है? कोको गफ। कौन जीती है? कोको गफ। ठीक है, महिला एकल जीती है कोको गफ। ये हो गया। चलिए अब देख लीजिए, फ्रेंच ओपन में 2 हैं, दोनों क वाले हैं। फ्रेंच ओपन 2025 में महिला भी क वाली है, पुरुष भी क वाले है। पुरुष है कार्लोस अल्कराज और महिला है कोको गफ। ठीक है दोस्तों, आपका जो एग्जाम होने वाला है, आपका जो एग्जाम होने वाला है 14 तारीख का, उसका फुल कोर्स हमारी संस्था के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। उसका टेस्ट सीरीज भी हमारी संस्था के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो आगामी फरवरी में सीजी टेट के एग्जाम होने वाले, अभी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद जैसा कि कहा है कि भैया सबको, जो भी शिक्षक है टेट पास करना अनिवार्य है, जो नौकरी में है वो भी, जो नहीं लगे हैं वो भी। तो भैया टेट की मान्यता और महत्वता वैसे ही बढ़ गई। तो अगर आप टेट पास नहीं है, सीजी टेट पास करना चाहते हैं, तो आप हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। उसका भी कोर्स है। सहायक शिक्षक, शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला वर्ग 1, 2, 3 सभी शिक्षक के भी यहाँ पे कोर्स आयोजित किए जा रहे हैं। अगर आप कोर्स के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो 8770123687 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलो फ्रेंच ओपन पुरुष कौन जीते हैं? कार्लोस अल्कराज, और महिला कौन जीती है? कोको गफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईसीसी अवार्ड 2024 में पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन सा पुरस्कार मिला है इसको? गैरी सोबर्स पुरस्कार, है ना, सर गॉरफील्ड सोवर्स पुरस्कार। सर गॉरफील्ड सोवर्स पुरस्कार किसको? पुरुष जसप्रीत बुमराह। आईसीसी अवार्ड 2024 में पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर, पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन है? जसप्रीत बुमराह, तेज गेंदबाज। ठीक, उसके बाद आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है स्मृति मंधाना को। ठीक है, यहां 2 है। एक तो पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर सभी फॉर्मेट में, पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन? जसप्रीत बुमराह। और महिला वनडे बोल रहा है, महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन? स्मृति मंधाना। देखिए, खेल से तो 1-2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो खेल का पोर्शन तो पढ़ना बहुत जरूरी है भैया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, योजना देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए
36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत कर कौन सी योजना लाई गई, है ना। कृषि क्षेत्र में जो 36 अलग अलग 11 विभागों की 36 अलग अलग योजना चल रही थी, उन सबको एक योजना बनाया गया और एक योजना लॉन्च किया गया। तो कृषि क्षेत्र में विकास के लिए भी एक एकीकृत योजना चल रही है, उसका नाम है प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना। क्या? प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना कितने वर्ष के लिए लाई गई है? 6 वर्ष के लिए। और इसको देश के 100 जिलों में, देश के 100 जिलों में लागू किया जाएगा। देश के 100 जिलों में लागू किया जाएगा। ऐसे जिले जहां उत्पादकता कम है, किसानों को ऋण कम मिलता है, फसल उत्पादकता कम है, ऐसे जिलों में, ऐसे 100 जिलों में प्रधानमंत्री कृषि धन्य धान्य कृषि योजना लागू किया जाएगा। 36 योजनाओं को मर्ज कर एक योजना बनाई गई है, जुलाई में स्वीकृति मिली है। ठीक है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ ने 21 जुलाई को पद त्याग दिया। वो भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति थे? ठीक है। उपराष्ट्रपति से एक चुनाव 1 लाख एक क्वेश्चन 1 लाख % शोर है ना। तो जो जगदीप धनखड़ थे, ठीक है, ये कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति थे? 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति थे। कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति थे? 14वें क्रम के। ठीक। और कब दिए हैं त्यागपत्र? 21 जुलाई को दिए हैं। ठीक है, 21 जुलाई को दिए हैं, है ना। त्यागपत्र किसको दिए हैं? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। कौन से अनुच्छेद के तहत त्यागपत्र दिए हैं? अनुच्छेद 67 ए के तहत। अनुच्छेद 67 ए के तहत त्यागपत्र दिए हैं। ठीक है। इनका कार्यकाल कब समाप्त होने वाला था? कार्यकाल समाप्त होने वाला था 2027 में, पहले ही त्यागपत्र दे दिए। ठीक। अब बात होती है कि अगर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे, तो उनका पद कितने समय में भरा जाना चाहिए? तो राष्ट्रपति और बाकी नेता लोगों के लिए 6 माह का समय मिलता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए यह कहा जाता है यथाशीघ्र, है ना। एडीओ में आया क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो चुनाव यथाशीघ्र होते हैं। ठीक है। 6 महीने वाला बाउंडेशन नहीं है। 14वें क्रम के राष्ट्रपति थे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 का मतदान किस तिथि को होगा? अब जगदीप धनखड़ जी तो क्या हो गए? त्यागपत्र दे दिए। जगदीप धनखड़ जी तो त्यागपत्र दे दिए। अब जो चुनाव होगा वो कब होगा? तो उपराष्ट्रपति का नया चुनाव यथाशीघ्र होता है, 6 महीने वाला बाउंडेशन नहीं है। 9 सितंबर को क्या होगा? मतदान होगा। 9 सितंबर को मतदान होगा और 9 सितंबर को ही क्या आएगा? परिणाम आएगा। 9 सितंबर को मतदान, 9 सितंबर को परिणाम। चुनाव कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? चुनाव कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? चुनाव अनुच्छेद के तहत होता है 66। कौन से अनुच्छेद के तहत? 66 के तहत क्या होता है? चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक और अनुमोदक चाहिए? उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत, राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत, पूरा संसद वोट डालता है। ठीक है। राज्य वाले नहीं डालते उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक। कौन सा विधि है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली से होता है चुनाव। ठीक है। तो 66। अब उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी कौन है? यूपीए की तरफ से, मतलब कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी कौन है? कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी है बी सुदर्शन रेड्डी। बी सुदर्शन रेड्डी है उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी। ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है। और बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी कौन है? बीजेपी की तरफ से है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन। ठीक है। ये सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव किन 2 लोगों के बीच होगा? कांग्रेस से है बी सुदर्शन रेड्डी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। बीजेपी से है सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल रह चुके हैं महाराष्ट्र से। दोनों साउथ वाले को आमने सामने इन्होंने कर दिया है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसका मतदान और परिणाम कब होगा? 9 सितंबर को। उपराष्ट्रपति का पूरा डिटेल बता दिए। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के रूप में किसने पद ग्रहण किया? केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है? उपराज्यपाल होता है ना। तो लद्दाख के उपराज्यपाल के में, लद्दाख सेंसिटिव एरिया है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन है? कविंदर गुप्ता। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के रूप में कविंदर गुप्ता हैं। उसके बाद असीम कुमार घोष कहां के राज्यपाल बने हैं? हरियाणा के नए राज्यपाल असीम कुमार घोष। अशोक गजपति राजू, ये गोवा के नए राज्यपाल हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कविंदर गुप्ता,
असीम कुमार घोष हरियाणा, अशोक गजपति राजू गोवा से। ठीक है, तो ये तीनों राज्यपाल अभी नए बने हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया? कौन से राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए बढ़ा दिया? मणिपुर में। किसमें? मणिपुर में। किससे? संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा, है ना। याद रखना, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो 6 माह के लिए लगता है। ठीक है, फिर उसको 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 साल से अधिक बढ़ाना है तो चुनाव आयोग लेटर देगा कि उस राज्य में चुनाव नहीं हो सकता, उस राज्य में चुनाव नहीं हो सकता। तब 1 साल बाद बढ़ेगा 3 साल के लिए, और 3 साल बाद अगर उसको और बढ़ाना है, हाँ, तो आपका क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो अभी 6 महीने बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 368। मणिपुर में क्या लगा हुआ है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365, दोनों में राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली योग नीति, भारत की पहली योग नीति किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? योग के संबंध में नीति बनाए हैं। योग नीति, है ना, जैसे औद्योगिक नीति ये सब नीति होता है, वैसी योग नीति कहां? उत्तराखंड ने पहली योग नीति बनाई है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए। कौन? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली योग नीति कौन से राज्य में? उत्तराखंड में। किसने प्रस्तुत की? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। ठीक है, चलो, भारत का वह राज्य जिसने खदानों में पर्यटन सेवा शुरू की। ठीक है, तो भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपने माइंसों को अब पर्यटकों के लिए खोल रहा है कि आप माइंस में जाके घूमो, है ना, थोड़ा जानो पहचानो। तो खदानों में पर्यटन सेवा कौन? झारखंड ने चालू की है, क्योंकि झारखंड में क्या है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार को क्या बोलते हैं? भारत का रूर। रूर मतलब भारत की रीढ़ की हड्डी। सबसे ज्यादा खनिज कहां है? छोटे नागपुर के पठार सी भूमि में। हमेशा पूछता है छोटा नागपुर का पठार कहां है? झारखंड में। तो झारखंड के सरकार ने अपनी खदानों को, कोयला खदानों को अभी चालू किया है पर्यटकों के घूमने के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महामहिम राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए जुलाई 2025 में किन्हें मनोनीत किया है? आपको पता है, राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति अनुच्छेद 83 के तहत राज्यसभा में 83 के तहत राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन करते हैं। 12 लोगों को भेजते हैं बिना चुनाव के, डायरेक्ट। कौन? जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। तो 12 लोगों में अभी 4 लोगों का मनोनयन हुआ है, बाकी तो होते रहता है हर 2-2 साल में। तो कौन कौन है? उज्जवल देव राव निकम, ये भी सही है। सी सदानंद मस्ते, ये भी है। हर्षवर्धन श्रृंगला, ये भी है। मीनाक्षी जैन। तो ये चारों का किसमें? राज्यसभा में मनोनयन हुआ है। किसने किया है? राष्ट्रपति ने। अनुच्छेद 83 के तहत राष्ट्रपति 12 लोगों को जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से संबंधित होते हैं राज्यसभा में बैठाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष राज्यसभा का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, ये एक स्थायी संस्था है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं कौन क्या क्या है। तो उसके बाद उज्जवल देव राव निगम, ये वकील हैं। ये क्या है? वकील है, बहुत फेमस वकील। सी सदानंद मस्ते, ये सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, उसके बाद हर्षवर्धन श्रृंगला, ये विदेश सचिव रह चुके हैं, पूर्व विदेश सचिव। ठीक है, उसके बाद मीनाक्षी जैन, ये क्या है? इतिहासकार और शिक्षाविद। इतिहासकार और शिक्षाविद है। तो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, है ना। ये समाज सेवा में आ जाएंगे, ये भी समाज सेवा में। ठीक है, ये भी समाज सेवा में, ये कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा, समाज सेवा। ठीक है, चलिए, तो इन लोग चारों अभी कहां बैठेंगे? राज्यसभा में। कौन बैठाया है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति 12 लोगों का मनोनयन करता है। ठीक है, ये बता दिए। चलो, देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय, सहकारी कोऑपरेटिव विश्वविद्यालय कहां प्रारंभ किया जाएगा? तो देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय गुजरात के आणंद जिले में, है ना। गुजरात के आणंद जिले में, यहीं से क्या हुआ है ना, अमूल का सहकारी कार्यक्रम चालू हुआ था। ठीक है, उसके बाद अमूल को देख के ही क्या लाया गया? श्वेत क्रांति लाया गया। ठीक है, तो देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय कहां?
गुजरात के आणंद जिले में। ठीक, अब नाम क्या रहेगा? नाम रहेगा त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, ये इसका नाम रहेगा। ये त्रिभुवन दास पटेल कौन थे? अमूल के फाउंडर मेंबर थे। पहला सहकारी कार्यक्रम कौन सा था आपका? खेरा सहकारी दूध उत्पादक संघ। यही खेरा सहकारी दूध उत्पादक संघ को ही अमूल कहा गया बाद में, अमूल ब्रांड से। तो अमूल को बनाने वाले फाउंडर मेंबर त्रिभुवन दास पटेल, इन्हीं के नाम पे सहकारी विश्वविद्यालय गुजरात के आनंद में चालू किया गया है। मोबाइल ऐप द्वारा वोटिंग कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आपको वोट डालने के लिए कहां जाना पड़ता था? मतदान केंद्र जाना पड़ता था। लेकिन अभी नगर पालिका चुनाव में एक राज्य ऐसा है जो वोटिंग के लिए मोबाइल ऐप से वोटिंग करवाया है। कहां से वोटिंग करवाया है? मोबाइल ऐप से। आप अगर मतदान केंद्र नहीं जा सकते हो तो आप वोट कर सकते हो मोबाइल से। तो बिहार पहला राज्य बना है भारत का जो मोबाइल ऐप से वोटिंग करवा रहा है। कौन से चुनाव में? नगर पालिका चुनाव में। इसमें कौन वोट डाल सकता है? बीमार, असमर्थ, गर्भवती, बुजुर्ग व्यक्ति और जो राज्य से बाहर हैं उन लोग वोट डालने नहीं जा पा रहे तो वो मोबाइल ऐप से वोट डाल सकते थे। और मोबाइल ऐप से वोट डालने का समय क्या था? समय था सुबह 7 से 1 बजे तक, सुबह 7 से 1 बजे तक। ठीक है, ई वोटिंग का समय। तो मोबाइल से वोट डलवाने वाला पहला राज्य बिहार नगर पालिका चुनाव में। 2025 में सुकमा जिले में कोंटा में आईडी विस्फोट में शहीद होने वाले एसपी कौन थे? एएसपी थे। ठीक है, आईडी विस्फोट में, है ना, 2025 में सुकमा के कोंटा जिले में आईडी विस्फोट में शहीद हो गए। ठीक है, एएसपी कौन? आपके आकाश राव गिरिपुंजे। कौन? आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकारों को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के लिए कलाग्राम की स्थापना, छत्तीसगढ़ में कलाग्राम की स्थापना कहां की जा रही है? कलाग्राम की स्थापना कहां की जा रही है? ठीक है, तो कलाग्राम की स्थापना की जा रही है आपकी नया रायपुर में। छत्तीसगढ़ में कलाग्राम की स्थापना नया रायपुर में कितने एकड़ में? 10 एकड़ में फैलेगा ये। ठीक है, 10 एकड़ में फैलेगा ये। और कलाकारों को अपनी कला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए और कला का आदान प्रदान करने के लिए कलाग्राम बनाया जा रहा है 10 एकड़ में नया रायपुर में। स्थानीय कलाकारों को इससे बहुत फायदा होगा। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी कहां स्थापित की जा रही है? राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी। हमारे यहां तीरंदाजी क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है प्रवीर चंद भंजदेव पुरस्कार। इस साल किसको मिला है? विकास कुमार, बिलासपुर के विकास कुमार को। ठीक है, प्रवीर चंद भंजदेव पुरस्कार मिला है, तीरंदाजी के लिए दिया जाता है। तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी स्थापित की जा रही है अटल नगर रायपुर में। हमारे यहाँ राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी कहां स्थापित की जा रही है? अटल नगर रायपुर में। ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछेंगे भाई, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सीजीआईटी, सीजीआईटी की स्थापना किन स्थानों पर की जा रही है? याद रखना, आईआईटी, आईआईटी के तर्ज पर, आईआईटी के तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा संस्था बनाई जा रही है। क्या? सीजीआईटी। जैसे आईआईटी होता है वैसी सीजीआईटी स्थापित कर रहे हैं। तो सीजीआईटी कहां कहां स्थापित करेंगे? जगदलपुर में, जसपुर में, कवर्धा में और रायगढ़ में। चारों जगह क्या बनेगा? सीजीआईटी बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। आईआईटी, हमारे यहां आईआईटी कहां है? भिलाई में। कहां है? भिलाई में। ठीक है, हमसे, हमारे घर से थोड़े दूर है आईआईटी। छत्तीसगढ़ में आईआईटी भी है, भिलाई में। आईआईटी की तर्ज पर सीजीआईटी बनाया जा रहा है। सीजीआईटी कहां कहां बनेगा? जगदलपुर, जसपुर, कवर्धा और रायगढ़ में बनेगा। ठीक है, चलो ऑप्शन डी, भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल ट्रक किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? भारत में पहला हाइड्रोजन फ्यूल ट्रक कौन चलाया? छत्तीसगढ़ सरकार चलाई। कहां से? मुख्यमंत्री वैष्णोदेव साय के निवास से। ये जो हाइड्रोजन ट्रक है ये अडानी ग्रुप का ट्रक है ना, अडानी ग्रुप का ट्रक है। ठीक है, और ये अडानी के माइंस में चलेगा, अडानी के माइंस में। ठीक है, एक और अडानी माइंस लेके पूरा जंगल काट रहे हैं, है ना, खुदाई कर रहे हैं, और दूसरे तरफ पर्यावरण बचाने का एक
नया नाटक कर रहे हैं कि हम हाइड्रोजन ट्रक चला रहे हैं। उससे ज्यादा के तो आप जंगल काट चुके हो। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में पहला हाइड्रोजन ट्रक कहां? छत्तीसगढ़ में अडानी ग्रुप का चल रहा है, जो माइंस में चलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल, है ना, किसान शॉपिंग मॉल तो राजनांदगांव आप पढ़ चुके हो, तो छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल बोल रहा है। किसान स्कूल कहां स्थापित किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल कहां स्थापित किया जा रहा है? जांजगीर चांपा में। छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल जांजगीर चांपा में, और इनका नाम है, इस स्कूल का नाम क्या है? कुंज बिहारी, कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल, कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल, है ना। इस स्कूल में अमारी भाजी, चेज भाजी, केले के छिलके, भिंडी के डंठल से क्या बनाया जा रहा है? जैकेट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो पहला किसान स्कूल जांजगीर चांपा, किसान शॉपिंग मॉल, किसान मॉल कहां? राजनांदगांव। इस राज्य का प्रथम आदिवासी संग्रहालय कहां स्थापित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्राइबल म्यूजियम। हमारे यहां ट्राइबल म्यूजियम कहां स्थापित किया गया? नया रायपुर में। खूब अभी आप इसका रील्स देख रहे होगे। जनजाति कलाओं से लोगों को परिचित कराने, जनजाति जीवन शैली, जनजाति कला, जनजाति नृत्य, जनजाति पूरा उनका आधार, व्यापार, खेती, सबसे आप वहां म्यूजियम में जाओगे तो पूरे जनजातियों की जीवन शैली आपको देखने को मिलेगी। और ऐसी ऐसी मूर्ति बनी है जो लगता है एकदम जीवंत मूर्ति है। ठीक है, तो यहां पे 14 गैलरी हैं, 14 गैलरी, 3 फ्लोर, 3 फ्लोर का 14 गैलरी में पूरा जनजाति म्यूजियम है। जैसे आप आंध्र प्रदेश जाओगे, कहां? अरकू, अरकू में भी वैसी ट्राइबल म्यूजियम है ना। बहुत जगह हमारे देश में ट्राइबल म्यूजियम है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी नया रायपुर में ट्राइबल म्यूजियम बनाया गया, जहां आप पूरे जनजातियों के जीवन से परिचित हो पाओगे। 14 गैलरी है, 3 फ्लोर का है ये। ठीक है ना, 10 एकड़ में फैला हुआ है ये। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क बोल रहा है, ट्राइबल रिसर्च पार्क कहां बनेगा? ट्राइबल रिसर्च पार्क, देश का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क बनेगा दंतेवाड़ा में। कहां बनेगा? दंतेवाड़ा में। और इसको कौन बनाएगा? आईआईटी भिलाई बनाएगी। कौन बनाएगा? आईआईटी भिलाई इसको विकसित करेगी। ठीक है, देश का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क दंतेवाड़ा में आईआईटी भिलाई के द्वारा विकसित किया जाएगा। ठीक, चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मन है ये, मन की बात की 121वीं कड़ी में छत्तीसगढ़ के किस स्थान का जिक्र किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 121वीं कड़ी में छत्तीसगढ़ के किस स्थान का जिक्र किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी खूब फेमस चल रहा है, दंतेवाड़ा का विज्ञान केंद्र, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 121वीं कड़ी में कहा कि दंतेवाड़ा जो बहुत घोर नक्सली क्षेत्र था, वहां के युवा अब हथियार डालकर, है ना, किस ओर जा रहे हैं? विज्ञान केंद्र की ओर जा रहे हैं। ऐसे नक्सली क्षेत्र में विज्ञान केंद्र स्थापित करने से उस क्षेत्र के बच्चों और पूरे उनके परिवारों का जीवन बदल गया है। ठीक है, तो मन की बात में 121वीं कड़ी में दंतेवाड़े के विज्ञान केंद्र की जिक्र किया है। ठीक, चलिए, इस राज्य में सेमीकंडक्टर प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? इस राज्य में सेमीकंडक्टर प्लांट आपका कहां? नया रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। हमारे यहां भी सेमीकंडक्टर आईसी चिप बनेंगी, है ना। 130 लोगों को रोजगार मिलेगा, 130 लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, 130 लोगों को रोजगार मिलेगा। और 2030 तक कितना? 10 अरब, 10 अरब चिप्स, मतलब 10 अरब डिवाइस बनाएंगे। ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाए जाएंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स किससे बनते हैं? सिलिकॉन से बनते हैं। ठीक है, चलिए, इस राज्य में सेमीकंडक्टर प्लांट कहां? नया रायपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के एक गिद्ध ने नेपाल तक उड़ान भरी, उसका नाम क्या था? ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके नंदनवन जंगल सफारी से, नंदनवन जंगल सफारी से नेपाल तक
नेपाल तक एक गिद्ध उड़ के गया है, गिद्ध में ट्रैकर लगा हुआ था, तो उस गिद्ध का नाम क्या है? उस गिद्ध का नाम है जटायु। उस गिद्ध का नाम है जटायु। और ये कितना किलोमीटर की उड़ान भरा है? ये 1165 किलोमीटर उड़ा है, तब नेपाल पहुंचा है। ठीक है, नंदनवन जंगल सफारी से उड़ा था। प्रजाति क्या है गिद्ध की? प्रजाति हिमालयन, हिमालयन क्या? ग्रिफोन, हिमालयन ग्रिफोन गिद्ध, हिमालयन ग्रिफोन गिद्ध, है ना। सोचो इतना दूर उड़ के गया है, 1165 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ से उड़ के नेपाल तक पहुंच गया जटायु। इस राज्य का पहला नक्सली मुक्त गांव, यह भी मेरे ख्याल से आप कार्य आरक्षक एडीओ किसी पेपर में पूछा था, है ना। इस राज्य का पहला नक्सल मुक्त गांव कौन सा है? इस राज्य का पहला नक्सल मुक्त गांव है बड़े सेट्टी। क्या है? बड़े सेट्टी। ठीक है, और यह प्रथम नक्सल मुक्त गांव है, प्रथम नक्सल मुक्त गांव। दूसरा, द्वितीय नक्सल मुक्त गांव कौन सा है? दूसरा है केरला पेंडा, केरल पेंडा, है ना। एक है बड़े सेट्टी, दूसरा है केरल पेंडा। और ये दोनों कहां है? ये दोनों सुकमा में है। दोनों नक्सली गांव कहां है? सुकमा में। जब ये गांव नक्सल मुक्त हुए तो इनको अमित शाह ने कितना, गृह मंत्री अमित शाह ने 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए प्रदान किया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का पहला नक्सली मुक्त गांव बड़े सेट्टी सुकमा, दूसरा नक्सली मुक्त गांव केरल पेंडा सुकमा। ठीक है, हुआ क्या था? 33 नक्सलियों ने यहां आत्मसमर्पण किया और बचे हुए अंतिम नक्सलियों ने भी यहां पे आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 40 लाख के इनामी नक्सलियों ने, 33 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। ठीक है, तो इस राज्य का जो सुकमा का पहला गांव बड़े सेट्टी, प्रथम नक्सल मुक्त गांव केरल पेंडा, दूसरा नक्सल मुक्त गांव। ठीक है, चलिए, यह पूछा गया था अभी। इस राज्य में एकवद पंचायत अभियान, ये एलवद है, इस राज्य में एलवद पंचायत अभियान के तहत नक्सली मुक्त गांव को कितने रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी? एलवद पंचायत अभियान चलाया जा रहा है ना, और उसके तहत अगर कोई गांव नक्सली मुक्त होता है तो उसको कितना? 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। याद रखना, अगर कोई गांव नक्सल मुक्त होता है, वहां के सभी नक्सली आत्मसमर्पण कर देते, कोई नक्सली नहीं है, तो एलवद पंचायत अभियान के तहत 1 करोड़ मिलेगा, जैसे आपका बड़े सेट्टी और केरल पेंडा को मिला 1 करोड़ रुपए। इस राज्य में कितने स्कूलों को पीएम श्री स्कूल योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा? पीएम श्री स्कूल योजना के तहत अभी 130 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। क्या अपग्रेड किया जाएगा? इसमें स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे, स्मार्ट लाइब्रेरी बनाई जाएगी, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, उसके बाद पूरा डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। कुल मिला के जो आत्मानंद चल रहा था उसी का मिलता जुलता, बस नाम बदल दिए पीएम श्री। नाम बदलने में ही पैसा खर्चा करो, टीचरों की भर्ती मत करो। स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट लाइब्रेरी बिना टीचर के चल जाएंगे, है ना। चलिए, नए शिक्षा मंत्री बन गए हैं तो भी कोई काम धाम अभी दिख ही नहीं रहा है। इस राज्य में कितने स्कूलों को पीएम श्री स्कूल योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा? 130 स्कूलों को। ठीक है, 30 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री ने इस राज्य के किस स्थानों के बीच नई मेमो ट्रेन प्रारंभ की? लोकल ट्रेन कौन से? 30 मार्च 2025 को कहां नया लोकल ट्रेन चालू हुआ है? कहां से कहां तक बताइए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 मार्च 2025 को अभनपुर से रायपुर नया मेमो ट्रेन, मेमो मतलब लोकल ट्रेन चालू हुआ है। यह अभनपुर से रायपुर जाएगा मंदिर हसौद होते हुए। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 30 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री ने इस राज्य में अभनपुर से रायपुर मंदिर हसौद होते हुए नई लोकल ट्रेन चालू की है। चलिए, इस राज्य में किस स्थान पर खुदाई के दौरान कुषाण कालीन 300 से अधिक तांबे के सिक्के और बौद्ध धर्म के स्तूप मिले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहां मिले हैं? रीवा गांव आरंग में कुषाण कालीन 300 से अधिक सिक्के, बौद्ध धर्म के स्तूप मिले हैं। ऐसा माना जाता है यह कुषाण काल का व्यापारिक केंद्र रहा होगा। पहली से तीसरी 6वीं शताब्दी में कुषाण काल के अवशेष यहां मिल रहे हैं, अभी भी खुदाई चल रही है। रीवा गांव आरंग रायपुर में कुषाण कालीन सिक्के और बौद्ध धर्म के
अवशेष मिले हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माइक्रो को कौन सी शिल्प कला की प्रतिमा भेंट की? बताइए भाई, बहुत अभी ये चल रहा है, फेमस है ना। फ्रांस के राष्ट्रपति को हमारे प्रधानमंत्री ने एक शिल्प कला की मूर्ति भेंट की है, वो कौन सी थी? तो वो थी छत्तीसगढ़ की ढोकरा कला। छत्तीसगढ़ की ढोकरा कला, है ना, ढोकरा कला की प्रतिमा। घड़वा कला बस्तर, ढोकरा कला कोंडागांव, जयदेव बघेल शिल्पग्राम। ठीक है, ढोकरा कला, है ना। ये किससे बनता है? ये भ्रष्ट मोम पद्धति। मोम का क्या बनाते हैं? आकृति बनाते हैं, उसमें पीतल और तांबा, उसमें पीतल और तांबा का मिश्र धातु डाल के क्या करते हैं? डालते हैं, जिससे मोम गल के हट जाता है और धातु आकार ले लेता है ना। और कौन सी मूर्ति की भेंट की है? नाचते हुए, नृत्य करती हुई मुद्राओं की मूर्ति भेंट की है। किसको? फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माइक्रो को। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने ढोकरा कला की प्रतिमा भेंट की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के किन दो जलाशयों को जोड़ने के लिए प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। छत्तीसगढ़ के सीकासार परियोजना, पैरी नदी गरियाबंद और कोडार शहीद वीर नारायण सिंह कोडार परियोजना। कोडार नदी महासमुंद, कोडार नदी में, कोडार बांध में पानी नहीं रहता है, सूख जाता है, तो सीकासार को कोडार से जोड़ा जाएगा और सीकासार का पानी कोडार तक लाया जाएगा। ठीक है, सीकासार परियोजना पैरी नदी गरियाबंद में है और वहां से पानी जोड़ के नहरों के द्वारा या कैसे भी पानी कहां ला जाएगा? कोडार शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना महासमुंद में। तो सीकासार और कोडार बांध को जोड़ने की कवायद चल रही है। चलो आज का अंतिम क्वेश्चन। मार्च 2025 में छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही यासी जैन और ऊर्जा जैन, कौन? यासी जैन और ऊर्जा जैन ने किस चोटी पर तिरंगा फहराया? है ना। तो छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही यासी जैन और ऊर्जा जैन कहां के हैं? ये रायगढ़ के है। किस चोटी में तिरंगा फहराया है? ये माउंट केइस्को में तिरंगा फहराया है। कब? मार्च 2025 में। कहां ये? ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। कहां की सबसे ऊंची चोटी? ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी में तिरंगा फहराया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। याद रखिएगा, मार्च 2025 में यासी जैन ऊर्जा जैन रायगढ़ की है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट केइस्को पर तिरंगा फहराया है इन्होंने। दोस्तों ये आज के हमारे के टॉप 40 आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। पूरी कोशिश है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन कराएं, इसी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एआई डेटा सेंटर कहां है? रायपुर में है, वो पूछा जा चुका है, कई बार पढ़ा भी दिया है। तो ये 40 क्वेश्चन थे। दोस्तों आपके जो एग्जाम होने वाले हैं उससे संबंधित कोर्स भी हमारी संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है। अगर आप कोर्स से संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो संस्था के दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मैं यही बोलना चाहूंगा दोस्तों, जैसे जैसे समय आ रहा है रिवीजन बहुत स्ट्रांग करिए और हो सके तो कल लाइव क्लास फिर से कंडक्ट होगी, पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर मेरे और योगेंद्र सर के द्वारा। इस बार हम आबकारी आरक्षक का जो पेपर हुआ था उसके पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये भी आरक्षक संवर्ग की भर्ती है, आबकारी आरक्षक भी आरक्षक संवर्ग की भर्ती थी, तो इसको हम जरूर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो। अब मेरा जो कंसर्न है, मेरा जो ध्यान है वो नया पढ़ाने में नहीं, आपका अधिक से अधिक रिवीजन कराने में है। क्यों? क्योंकि समय कम है, तो जो पढ़े उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बने रहिएगा योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नए वीडियो पर जल्द ही। जय हिंद।